नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बेस्ट आर्टिकल्स को, समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में जितने भी फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल जो न्यूज़ आ रही है, उससे हमारे इनकम पे, हमारे सैलरीज़, हमारे बिज़नेस इनकम, हमारे खर्चे और हमारी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू पर क्या असर पड़ सकता है। तो हम डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद हैं, तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपके फीड में और आती रहे। शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से और ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अलग-अलग टाइप से पैसा इंडिया में आता है बाहर से, फॉरेनर्स का पैसा। एंड ये एक होता है एफडीआई, एक होता है हम लोग बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का पैसा होता है, एक एफपीआईज़ का पैसा होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा होता है। तो अगर हम ना उस पैसे को सबसे बढ़िया मानते हैं जो लंबे समय के लिए इंडिया में आए। अब जैसे टाइम के हिसाब से एफआई सबसे कम समय के लिए इन्वेस्ट करता है इंडिया में, उसके बाद एफपीआईज़ और लास्ट में होता है एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट आता है जो सबसे ज़्यादा आता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जो इंडिया में आए हैं, ये क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन माइलस्टोन अप्रैल अगर आप देखिए 2000 से 2024 के पीरियड में। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है हर साल 2000 ईस्वी से लेकर 2024 तक। एंड यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखिए जो डेटा है फ्रॉम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी है हमारा डिपार्टमेंट। तो जो क्यूमुलेटिव अमाउंट है, मतलब टोटल अमाउंट, क्यूमुलेटिव का मतलब टोटल अभी तक का एफडीआई जो इक्विटी में आया, फिर री इन्वेस्टेड अर्निंग्स हो गई, अदर कैपिटल, ये होता है करीब 1033.40 बिलियन डॉलर्स। अबाउट 25% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, वो आया है मॉरिशस के रूप से सबसे ज्यादा। एंड इसके बाद 24% आया है सिंगापुर से, यूएस से आया 10%, नीदरलैंड से आया 7%, जापान से आया 6%, यूके से 5%, यूएई से 3% एंड केमन आइलैंड्स, जर्मनी और साइप्रस से आया है 2-2%। तो इंडिया को मिला करीब 177.18 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम मॉरिशस, 167.47 बिलियन फ्रॉम सिंगापुर एंड 67.8 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम यूएस। अब क्या ये पैसा मॉरिशस का होगा जो इंडिया में आ रहा है? आप खुद सोचिए। नहीं, मॉरिशस इतनी छोटी कंट्री है, वो हमारे मतलब मैं बोलूँगा स्टेट जितनी भी नहीं है, राइट? बहुत ही छोटी है मॉरिशस। तो बेसिकली ये कम दूसरी कंट्रीज़ हैं यूएस और जो दूसरी बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनके पास कैपिटल सरप्लस है, जो पैसा निवेश करती है दूसरी देशों में, वो ये पैसा मॉरिशस के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज़ ऑफ टैक्स रिलेटेड इश्यूज़। तो टैक्स में कोई मतलब बेनिफिट मिल जाए इसीलिए मॉरिशस से होकर पैसा आता है, लेकिन ये पैसा मॉरिशस ने इन्वेस्ट किया है, हमारे कंट्री में नहीं। तो जो की सेक्टर्स, अच्छा ये बताइए एफडीआई आता कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा बढ़िया इन्फ्लो कहाँ रहा है? हम अगर आप देखेंगे तो की सेक्टर्स जो है ये सर्विसेज़ सेगमेंट का सेक्टर है, जैसे हमारे पूरा आईटी सेक्टर जो आईटी सर्विस हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, ठीक है? ऑटोमोबाइल, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल और सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में मुझे लगता है इन्होंने पैसा बनाया है। इसमें बैंकिंग इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बैंक्स भी अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में डोमिनेट करता है, बट बाकी सारे सेक्टर्स भी मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म करते हैं ओवरऑल इन अ लॉन्ग रन पीरियड, जहाँ पे एफडीआईज़ भी आता है जिस सेक्टर में। तो अकॉर्डिंग टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, इंडिया ने अट्रैक्ट किया है क्यूमुलेटिव एफडीआई इन्फ्लो ऑफ $667.4 बिलियन 2014 से लेके 2024 तक। पिछले 10 सालों में आधे से ज़्यादा एफडीआई इंडिया में आया है, जितना 25 सालों का अगर आप डेटा देखेंगे तो। तो 119% इंक्रीज़ हुआ है 2004 टू 2014 के कंपैरिजन में 119% का यहाँ पे ओवरऑल इंक्रीमेंट है। और एफडीआई इन्फ्लोज, अगर आप इन्फ्लोज देखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग में आया है ओवर पास्ट डेकेड, वो 165.1 बिलियन डॉलर्स हो गया है, जो 69% इंक्रीज है पिछले डेकेड से। तो मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा खासा हमें अभी आते दिखा है, जो पहले डोमिनेट होता था कहाँ, सर्विसेज में। तो ये इंश्योर करने के लिए कि इंडिया एक अट्रैक्टिव और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है, गवर्नमेंट रिव्यू करती है एफडीआई पॉलिसी को कि किस तरीके से और आसान बनाया जाए और अट्रैक्टिव बनाया जाए इंडिया को, कि बाहरी निवेशक जो है वो इंडिया में आकर पैसे लगाए। अब आपका क्या फायदा होता है इससे? बहुत ज्यादा फायदा होता है। देखिए कई हद तक तो हमारे रुपए को भी बहुत फायदा होता है, ये काफी स्टेबल रहता है जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है, तो रुपए को भी सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जितने नए, मतलब मैं कहूँगा नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, आपकी जो स्किल्स है ना, इनकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ती है और ऊपर जाती है जब आपके, मैं कहूँगा कोई दूसरी कंपनी आती है जो आप बेसिकली लेट्स से आपके फील्ड में अगर 3 या 4 या 10 और नई कंपनीज़ आ जाएँ, तो आपकी जो स्किल है वो स्केर्स हो जाएगी, राइट? क्योंकि पहले सिर्फ एक कंपनी को आप चाहिए थे। नाउ
देयर आर 10 अदर कंपनीज़ जिनको आपकी स्किल्स चाहिए। तो आपकी स्किल अपने आप स्केर्स हो जाती है जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एफडीआई से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है किसी भी कंट्री में लोगों का। आते हैं अगले आर्टिकल पे, पॉलिसी बैलेंस, मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट टू ग्रोथ बी लिमिटेड। अब यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट है ना ग्रोथ को लेकर, वो बड़ा ही लिमिटेड है, ये आर्टिकल कह रहा है। ऑफिशियल एस्टिमेट आए थे रिसेंटली और उन्होंने ये दिखाया डेटा कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है सिग्निफिकेंटली स्लोअर, जो हमने सोचा था, रेट प्रोजेक्ट किया था उससे। स्पेसिफिकली आरबीआई ने जो प्रोजेक्शंस किए थे, इकोनॉमी ग्रो की है हमारी 5.4% के रेट से, जहाँ प्रोजेक्शन था 7% का, तो काफ़ी बड़ा मिस रहा। एंड काफ़ी सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई ये जो पॉलिसी रेट रिडक्शन है ना, पॉलिसी रेट कट करना, जो रेपो रेट घटाने की बात हो रही है, आरबीआई आप कर नहीं रहे हो, ठीक है, जल्दी से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो मोमेंटम है ना जीडीपी ग्रोथ का, वो लूज़ हो रहा है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं, उन्होंने भी आर्ग्यू किया कि आप पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लेकर आओ, और एमपीसी ने काफ़ी अच्छा किया अभी। एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसीज़ इंडिया की। उन्होंने कहा कि हम रेपो रेट को तो अनचेंज्ड ही रखेंगे। एंड एक नी जर्क रिएक्शन था जो मदद नहीं करता हमारी, अगर नी जर्क रिएक्शन आता तो। एंड इससे हम डिसइन्फ्लेशन का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते, मतलब इन्फ्लेशन को नीचे लाना मतलब डिसइन्फ्लेशन होता है। तो आरबीआई ने रिड्यूस किया सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, बाय 50 बेसिस पॉइंट, और ये 2 ट्रांचेस में होगा, जिससे क्या होगा, बैंक्स में ना पैसा आ जाएगा अब। मार्केट में पैसा जब आ जाएगा 1.16 ट्रिलियन रुपए का, ये 0.5% के रिडक्शन से, तो लोग, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा यहाँ पे खुश होंगे, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा चाहिए ग्रोथ के लिए। एंड अगर बैंक्स को अगर आप लिक्विडिटी नहीं दोगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट भी हाई है, लिक्विडिटी भी नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी, राइट? तो यहाँ पे जो सीआरआर रिडक्शन है, इससे बैंक्स को थोड़ा राहत मिलेगी कि वो लोन्स दे पाएँगे और बेटर लोन्स दे पाएँगे, बड़े पेचेक्स दे पाएँगे टू कंपनीज़। तो आरबीआई ने जस्टिफाई किया है कट को, और एंटिसिपेट किया है कि मार्केट में लिक्विडिटी स्ट्रेस भी है, और अभी पिछले हफ्ते लिक्विडिटी स्ट्रेस था भी काफ़ी डॉलर परचेज़ की वजह से। तो यहाँ पे दूसरे टूल्स जो हैं वो भी अवेलेबल है, एंड सॉरी, डॉलर सेल की वजह से, नॉट परचेज़ की वजह से, सेंट्रल बैंक के पास, कि वो लिक्विडिटी कंडीशंस को टेम्परेरीली जो है फाइन ट्यून कर सके। तो सीआरआर कट जो है, इससे क्या होगा, नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस। इन्फ्लेशन रेट तो अभी अपर एंड ऑफ, देखिए इन्फ्लेशन रेट जो टारगेट था उससे बहुत ऊपर आ गया, जीडीपी का डेटा जो टारगेट था उससे बहुत नीचे आ गया। तो एक डबल वhammy रहा है ये यहाँ पे, जो इस क्वार्टर में जो डेटा रहा है हमारे पास। थस जो इन्फ्लेशन है, आउटकम्स हैं, वो लाइकली टू बी क्लोज़ है टू 4% टारगेट, एंड इससे पॉलिसी रेट रिडक्शन पॉसिबल हो पाएगा 2025-26 की अगर हम बात करते हैं तो। और ये फाइनेंशियल ईयर की बात है, कर रहे हैं, ये कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहे हैं। तो हाउएवर अगर आप देखेंगे जो एक्सटेंट और टाइमिंग है, ये डिपेंड करेगा वेरियस फैक्टर्स पे। जैसे कि इन्फ्लेशन आउटकम्स जो हैं वो सरप्राइज़ कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो ये नहीं रहना चाहिए, राइट? तभी रेट रिडक्शन पॉसिबल है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो एमपीसी जो है, इन्हें क्या मेक श्योर करना पड़ेगा, दे हैव टू मेक श्योर कि इन्फ्लेशन रेट अलाइन्ड है टारगेट के साथ ड्यूरेबल बेसिस पे। ऐसा नहीं कि एक बार इन्फ्लेशन नीचे आ गया और हमने क्या किया, बस पॉलिसी रेट कम कर दिया, नहीं। सस्टेन करना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए वहाँ पे, अगर आप देखेंगे। तो आरबीआई इकोनॉमिस्ट जो है वो एस्टिमेट दिखा रहे हैं न्यूट्रल रेट का, 4th क्वार्टर में वो था 1.4 टू 1.9% कंपेयर्ड टू 0.8 टू 0.1%। जो गिवन जो इंक्रीज है और स्कोप है फॉर पॉलिसी रेट कट्स, वो फेयरली लिमिटेड है, एंड काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेगा डिटरमाइन करने के लिए कि क्या हमारे रेट कट्स पॉसिबल होंगे और कितने रेट कट्स पॉसिबल होंगे। तो एमपीसी ने क्या किया है, रिड्यूस किया है ग्रोथ प्रोजेक्शन को, सबसे पहले तो 6.6% कर दिया है, जो पहले 7.2% था लास्ट पॉलिसी मीटिंग में। यस, इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्शंस अब नीचे हो गए हैं, एंड जो इनकी प्रोजेक्शन आई है नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स की, इंक्लूडिंग द ऑनगोइंग टारगेट ऑन एवरेज इज अबव 7%। तो क्लियरली एमपीसी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मोमेंटम ये जो फेस्टिव सीजन था इसके बाद से इंप्रूव हो जाएगा, और इसके पहले स्लो डाउन हमने एक क्वार्टर देखा है। तो इन एनी केस लिमिटेड स्पेस है पॉलिसी रेट कट्स के लिए यहाँ पे। एंड पॉलिसी रेट कट से आपको क्या फर्क पड़ता है, सबसे पहले तो जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है जिन स्टॉक्स में, उन्होंने तो लोन ले रखा होगा, एक बार उनका डेट टू इक्विटी रेशियो वगैरह चेक कीजिए, बैलेंस शीट देखिए कितना डेट है, तो उनको बहुत बड़ा फायदा होगा अगर ब्याज दर घटते हैं। आपके होम लोन्स होंगे, ठीक है, तो आप ये देखिए कि जब होम लोन्स आप सस्ते हो जाएँगे आपके खुद के, तो आपके आस-पास भी लोग हैं, वो लोग भी घर और बाय करेंगे, तो होम्स वगैरह की डिमांड बढ़नी चाहिए, रियल एस्टेट की डिमांड भी बढ़ेगी इससे। और इससे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपके स्टूडेंट लोन सस्ते हो जाएँगे, राइट? तो बहुत इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। उसके बाद लोग इंडिया में कार और बाइक्स भी लेते हैं, सारा लोन पे ही लेते हैं, तो उनको भी बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं इसे इतना कवर करता हूँ, ये इस टाइम पे सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीज़न है जो आरबीआई लेगा, जो है हमारा पॉलिसी रेट का डिसीज़न। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।